ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नेचर ऑफ लाइट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है वो प्लांट के लिए कह सकते हैं कि एडेप्टेशनल रहेगी, अनुकूल रहेगी, उसके आधार पर हमने लाइट की नेचर को स्टडी कर लिया था। आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है, पहले हम कुछ जनरल सी बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, कौन कौन से इंसिडेंट जो है वो इसमें कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो है सबसे पहला इंसिडेंट ये होता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के थ्रू सनलाइट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि सनलाइट एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। मैं शॉर्ट में अभी इसको डिनोट कर रहा हूं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करते हैं, वाटर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि जल का अपघटन करेंगे। वाटरलाइसिस होगा, जल अपघटन होगा, और इस जल अपघटन की क्रिया के द्वारा क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है, और क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। पहली घटना समझ में आ गई। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और इस प्रकाश ऊर्जा को काम में लिया जाता है किसके, जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए। जल के प्रकाशिक अपघटन के द्वारा क्या मुक्त होती है, एक तो H+ आयन मुक्त होंगे, एक ऑक्सीजन मुक्त होती है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्लियर हो गई बात। ये है इसका फर्स्ट इंसिडेंट। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट रिसीवर से होते हुए क्या करते हैं, एक ग्राही से दूसरे ग्राही के अंदर जाते हैं, तो ये अपनी ऊर्जा क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। अपनी ऊर्जा मुक्त करेंगे तो उस मुक्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है किसके लिए, ATP और NADPH2 के निर्माण के लिए। तो सेकंड प्रोसेस होता है आपके ATP और NADPH प्लस H+ के निर्माण में। NADPH H+ के निर्माण में जो है वो काम में ली जाती है। इसे कहा जाता है आपके एसिमिलेटरी पावर। यानी कि स्वांगीकारी शक्ति। इसे स्वांगीकारी शक्ति कहा जाता है, और इस स्वांगीकारी शक्ति का उपयोग किया जाता है किसके लिए, थर्ड स्टेप CO2 रिडक्शन के लिए। CO2 रिडक्शन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से किसका निर्माण होता है, हेक्सोज सुगर, यानी कि 6 कार्बन वाली शर्करा का जो है वो इसके अंदर निर्माण होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होती है। ठीक है, तो ये 3 घटनाएं जो है वो इसके अंदर महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहली बात, क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे जल का अपघटन किया जाएगा, हाइड्रोजन मुक्त होगी। हाइड्रोजन को तो NADP के थ्रू काम में ले लिया जाएगा, जो कि NADPH+H के निर्माण में काम में ली जाती है। ऑक्सीजन मुक्त कर दी जाती है और पौधों द्वारा श्वसन के लिए काम में ले ली जाती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं ये अलग अलग ग्राही के द्वारा डिफरेंट रिसीवर्स के थ्रू होते हुए जाएंगे, तो ये अपनी एनर्जी क्या करते जाएंगे, लॉस करते जाएंगे, और उस एनर्जी को यूज कर लिया जाता है ATP और NADPH फॉर्मेशन के अंदर। ATP फॉर्मेशन के लिए उसको काम में लिया जाता है। ATP और NADPH को कहा जाता है आपके हाई एनर्जी। ये हाई एनर्जी होती है, और इस हाई एनर्जी का यूज किया जाता है CO2 रिडक्शन के लिए।
कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए क्या कर लिया जाता है, उपयोग में कर लिया जाता है, जिससे 6 कार्बन वाली शर्करा का क्या होता है, निर्माण होता है। आगे बात समझ में, देखिए इस अभिक्रिया के अंदर एक तो H+ आयन या हाइड्रोजन आयन जो कि किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, NADP के द्वारा, और क्या बना लिया जाता है, NADPH2 बना लिया जाता है, NADPH2 बना लिया जाता है। दूसरा, CO2 रिडक्शन से ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो जहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है वहां पर तो क्या होता है, आपकी रिडक्शन प्रोसेस होता है, और जहां पर कह सकते हैं कि यहां पर भी हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, यहां ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो यहां पर जो है वो रिडक्शन प्रोसेस होता है। और ये जो एटीपी फॉर्मेशन है इसे कहा जाता है आपके एनाबॉलिक रिएक्शन या फिर सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है मोस्टली यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों क्या होती है, साथ साथ चलती है। देखिए जल का प्रकाशिक अपघटन भी हुआ, वाटर लाइसिस भी हुआ, यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों फिर से क्या हो गए, अलग अलग हो गए, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो हेक्सोस सुगर फॉर्मेशन किया जाता है। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है इसे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों रिएक्शन कहा जाता है, बट मोस्टली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर 6 कार्बन शुगर को सिंथेसाइज्ड किया जाता है, इसीलिए इसे एनाबॉलिक रिएक्शन जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन काउंट की जाती है। अब बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है इसका मैकेनिज्म कौन कौन से स्टेप के अंदर जो है वो कंप्लीट होता है। ये तो हमने एक जनरल सी स्टडी की है, अब इन प्रोसेस को हम जो है वो डिटेल से बात करते हैं कि किस प्रकार से क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन होगा और कैसे जो है वो वाटर लाइसिस होगा, जल अपघटन होगा, तो इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरित लवक के द्वारा यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, और इस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके हरित लवक क्या आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। इसे कहा जाता है हरित लवक का उत्तेजन। हरित लवक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और जब हरित लवक उत्तेजित अवस्था में आता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मुक्त करता है। इससे जो है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। कैसे मुक्त होते हैं, देखिए प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, एक तो क्लोरोफिल यानी कि जो हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है उसके द्वारा, और जो एसेसरी पिगमेंट्स है, जो सहायक वर्णक होते हैं, उन सब के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए ये तो होगा मुख्य क्लोरोफिल अणु और ये होंगे आपके सहायक वर्णक। ये सहायक वर्णक क्या करते हैं, फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट के अंदर जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं उन्हें फोटोन कहा जाता है। तो ये जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जो मेन क्लोरोफिल है इसे ट्रांसफर कर देंगे। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और ये उत्तेजित होकर के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों के द्वारा डिफरेंट रिसीवर्स के थ्रू एक्सेप्ट किए जाएंगे, और इससे जो है वो क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, और उस ऊर्जा को काम में लिया जाता है आपके एटीपी और NADPH2 के निर्माण में। तो ये तो हो जाएगा सबसे पहला स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। जो क्लोरोफिल है
उसका उत्तेजन हो जाता है। दूसरा स्टेप आता है आपके NADPH2 फॉर्मेशन, या इसको कह सकते हैं एसिमिलेटरी पावर जनरेशन। एसिमिलेटरी पावर जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, एसिमिलेटरी पावर जनरेशन। अब ये एसिमिलेटरी पावर कैसे जनरेट होती है, चलिए आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वह 2 चरणों में पूरी होती है, यानी कि 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप होगा आपके लाइट रिएक्शन, यानी कि प्रकाश अभिक्रिया। इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और सेकंड होती है आपके डार्क रिएक्शन, या इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया। चलिए इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, इनको अभी थोड़ा स्टॉप कर देते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन जो कि किसके बारे में, किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी, प्रकाश की उपस्थिति में। लाइट रिएक्शन जिसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। हिल साइंटिस्ट ने जो है वो इसके बारे में डिटेल से स्टडी किया था, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये संपन्न होती है आपके प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है, ये संपन्न होती है आपके ग्रेना रीजन के अंदर, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषी लवक है, हरित लवक, उसके ग्रेना भाग के अंदर होती है, संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन का मेन फंक्शन क्या है, एसिमिलेटरी पावर जनरेट करना। एसिमिलेटरी पावर जनरेशन। ठीक है, यानी कि स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण करना। दूसरी है आपके डार्क रिएक्शन, यानी कि ब्लैकमैन रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरा, ये जो डार्क रिएक्शन है इसको कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभिक्रिया अंधेरे में होगी, अंधेरे में नहीं होती है, हो सकती है, लेकिन ये प्रकाश की उपस्थिति में भी संपन्न हो सकती है। इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बस इतना सा फर्क है। अंधेरे से इसका संबंध नहीं है, ये अंधेरे में भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है। ठीक है, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, चलिए ये तो होती है आपके एब्सेंट ऑफ लाइट, यानी कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड, ये स्ट्रोमा रीजन में कंप्लीट होती है। स्ट्रोमा रीजन में कंप्लीट होगी। और इस रिएक्शन का मेन फंक्शन क्या है, CO2 रिडक्शन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, अपचयन करना, और CO2 रिडक्शन के थ्रू क्या करना, फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज सुगर। यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स सुगर को क्या करना, बनाना। और कैसे बनाएगी,
जो लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर जनरेट हो रही है, यानी कि एटीपी और NADPH2, ये क्या है? एसिमिलेटरी पावर है जो कि लाइट रिएक्शन में कंप्लीट जनरेट होती है और इनको यूज किया जाता है किसके लिए? CO2 रिडक्शन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले लाइट रिएक्शन जो कि कौन कौन से स्टेप में कंप्लीट होती है। जो अभी हम बात कर रहे थे वो लाइट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो लाइट रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल एक्साइटेशन, यानी कि प्रकाश का अवशोषण और हरित लवक का उत्तेजन। तो जो सहायक वर्णक होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसे क्लोरोफिल को स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देंगे, और इससे जो मेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या हो जाएगा? आपके एक्साइट हो जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और इससे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो फर्स्ट अभी जो हम बात कर रहे थे ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा वो क्या आ जाएगा? एक्साइट कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्साइट कंडीशन के अंदर आएगा, एक तो सिंपल क्लोरोफिल बच जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज होंगे वो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये तो होता है आपके फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है? रिलीज किए जाते हैं। सेकंड, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस या इसे कह सकते हैं आप जल का प्रकाशिक अपघटन। हाइड्रोलाइसिस कह सकते हैं, जल का प्रकाशिक अपघटन कह सकते हैं, या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी इसे कहा जा सकता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। देखिए क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस लाइट एनर्जी को क्या किया जाता है? वाटर लाइसिस में यूज किया जाता है, यानी कि जल के प्रकाशिक अपघटन में इसका उपयोग किया जाता है। जल के प्रकाशिक अपघटन का मतलब क्या है? हरित लवक के द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा द्वारा जल के अणुओं का क्या करना? अपघटन करना, जिससे H+ आयन बनेंगे, ऑक्सीजन बनेगी और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं ये कहां से आ रहे हैं? ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर से आ रहे हैं। यानी कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है 2H2O, ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके किस में? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो जो जल है, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको इस लाइट एनर्जी के थ्रू क्या कर लिया जाएगा? लाइसिस कर लिया जाएगा। ठीक है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। इस अपघटन में H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं, जो कि कहाँ चले जाएंगे? NADP के पास में, जो NADP बन रहे हैं उसके पास में चले जाएंगे। ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन के अंदर यूज हो जाती है। जो ऑक्सीजन मुक्त होती है ये श्वसन में काम में ले ली जाती है या पौधों द्वारा बाहर त्याग दी जाती है, जो कि अदर एनिमल्स के लिए काम में आती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फोटो रेस्पिरेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिफरेंट ग्राही से रिसीव होते हुए जब पास होंगे तो ये अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं, और उस लॉस एनर्जी से क्या बनती है? एटीपी बनती है। तो उस एटीपी को नेक्स्ट
डार्क रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। थर्ड स्टेप के अंदर हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, या इसको कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। यानी कि स्वांगीकारी शक्ति का निर्माण करना, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एटीपी एंड NADPH2 फॉर्मेशन। चलिए कैसे होता है NADPH2 फॉर्मेशन। देखिए, जल के प्रकाशिक अपघटन में जो हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन क्या कर लिए जाते हैं, NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसके द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, उपयोग में ले लिए जाते हैं। यानी कि जो NADP है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये H+ आयन को, H2 आयन्स को क्या करेगा, अपने साथ में, जो कहां से आ रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस से आ रहे हैं, जल के प्रकाशिक अपघटन से जो H+ आयन मुक्त हो रहे हैं वो काम में ले लिए जाते हैं, और ये क्या बना लेंगे आपके NADPH+H+। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP, इसके रिडक्शन के लिए हमें 2H+ आयन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लाइसिस से मिलेंगे। यानी कि जल के एक अणु के अपघटन से 2H+ आयन मुक्त होते हैं, जो कि एक NADPH2 के निर्माण में काम में आते हैं। 1 CO2 मॉलिक्यूल्स रिडक्शन के लिए 2 NADP की रिक्वायरमेंट होती है, 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें किससे मिलेंगे, 4 प्रोटॉन से मिलेंगे, और जो कि जल के 2 अणुओं के प्रकाशिक अपघटन से प्राप्त होते हैं। बात समझ में आई। यानी कि 1 CO2 मॉलिक्यूल्स रिडक्शन के लिए हमें कितने NADPH2 की आवश्यकता है, 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी, और 1 NADPH2 बनता है 2H+ आयन, जो कि 1 वाटर लाइसिस से मिलते हैं, तो 2 NADPH2 के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। टोटल 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए हमें 6 CO2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि ग्लूकोज का एक अणु बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं की आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं का रिडक्शन करने के लिए टोटल 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। टोटल 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ में आ गई होगी। तो ये थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है आपके फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, और ये जो NADPH2 है इसे कहा जाता है एसिमिलेटरी पावर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपके, फोर्थ पॉइंट होगा आपके फोटो फॉस्फोरिलेशन। यानी कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण। फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है? देखिए, जल के प्रकाशिक अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जल के प्रकाशिक अपघटन से जो हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। आगे हम जब
पिगमेंट सिस्टम की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से जो है वो डिफरेंट रिसीवर के पास में जाते हैं। तो अभी हम इसके बारे में सिर्फ इतना ही बात करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं जो कि क्लोरोफिल के एक्साइटमेंट से और वाटर लाइसिस से निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स वन रिसीवर टू सेकंड रिसीवर पास आउट होगा तो वो अपनी एनर्जी क्या कर देगा, लॉस कर देगा। और जो एनर्जी लॉस हो रही है उस एनर्जी को कंज्यूम कर लिया जाता है किसमें, एटीपी फॉर्मेशन में, यानी कि एटीपी अणु के निर्माण में उसे काम में ले लिया जाता है। और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसीलिए इसे बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब है एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि किससे बनती है, एडीपी से, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनती है। एडीपी मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर के क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। एंड नेक्स्ट लास्ट स्टेप होगा आपके रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्शन, एनहेंसमेंट, इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड पिगमेंट सिस्टम। रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड पिगमेंट सिस्टम, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, जहां पर ये तीनों इफेक्ट, रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्शन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड पिगमेंट सिस्टम, इनको जो है हम अलग से एक वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।